आप सभी को नमस्कार। मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नामांतरण पंजी या पुराने नामांतरण के खिलाफ किस प्रकार से अपील प्रस्तुत की जा सकती है और कौन कौन से दस्तावेज उसके लिए प्राप्त किए जाने रहते हैं जिससे कि नामांतरण पंजी या नामांतरण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सके और किस क्रम में उन दस्तावेजों को नकल शाखा से प्राप्त करने रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे हम कि किस प्रकार से अपील प्रस्तुत करनी चाहिए, अपील में कौन सी बातें लिखनी चाहिए और यदि हम अपील को विलंब से प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके साथ में धारा 5 का आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि किस प्रकार की नामांतरण पंजी या नामांतरण आदेश के विरुद्ध जो है अपील प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए दर्शकों, नामांतरण की कब आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भूमि क्रय की है, दान में प्राप्त की है या उसने विनिमय में प्राप्त की है या किसी भी रूप में उसने उस भूमि को प्राप्त किया है, या फिर ये कह लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जो भूमि प्राप्त हुई है वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, जैसे कि उसके पिता की मृत्यु हुई या उसके दादा की मृत्यु हुई है या उसकी दादी की मृत्यु हुई है या उसकी माता की मृत्यु हुई है या उसके नाना नानी की मृत्यु हुई। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार के क्रम में कोई संपत्ति प्राप्त होती है। अब जब नामांतरण होता है तो उसमें क्या होता है कि विधिवत विज्ञप्ति जारी की जाती है और विज्ञप्ति जारी करने के बाद में मौजा पटवारी महोदय से एक वारिसों की रिपोर्ट आहूत की जाती है, अर्थात बुलवाई जाती है। और यदि उस रिपोर्ट में आपका नाम नहीं लिखा जाता है, जिसके कारण कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा आपका नामांतरण नहीं किया जाता है, या पूर्व में जब ग्राम पंचायत को इस प्रकार के अधिकार थे तो उस समय भी इस प्रकार का हुआ होगा, जिसमें कि पटवारी महोदय के द्वारा या ग्रामीण जनों के द्वारा आपका नाम उसमें नहीं बताया होगा और आपको वारिस के रूप में उसमें ऐड नहीं किया होगा। यह दूसरा नामांतरण जो होता है वह यह रहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को क्रय करता है या विनिमय के माध्यम से प्राप्त करता है या उसको दान पत्र के माध्यम से प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कोई भूमि को एक से अधिक लोग क्रय करते हैं तो क्रय करने के बाद में उस विक्रय पत्र में या दान पत्र में या विनिमय पत्र में तो सभी लोगों के नाम का उल्लेख होता है जो उस भूमि को प्राप्त करते हैं या उस संपत्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब नामांतरण के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय किसी व्यक्ति का नाम जो है वह त्रुटिवश छूट जाता है या किसी भूलवश या किसी के द्वारा उस नाम को छुड़वा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस नामांतरण की आप किस प्रकार से अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आपको उत्तराधिकार के रूप में भी कोई भूमि प्राप्त हुई है, कोई संपत्ति प्राप्त हुई है या कोई भूमि आपने दान से, विक्रय पत्र के माध्यम से या विनिमय पत्र के माध्यम से आपने प्राप्त की है और उसमें भी आपका नामांतरण होने से रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से यदि नामांतरण में आपका नाम छूट जाता है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए और वह किस क्रम में प्राप्त करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो जमीन आपको प्राप्त होनी थी, चाहे वह उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त होनी थी या आपको विक्रय पत्र, दान पत्र या विनिमय पत्र के माध्यम से प्राप्त होनी थी, उस भूमि के खसरे को या B1 को अर्थात किश्तबंदी खतौनी को आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि यदि वह दान पत्र के माध्यम से या विनिमय पत्र के माध्यम से या विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में आपको उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए जिसके माध्यम से आपका नामांतरण नहीं हुआ है और अन्य लोगों का नामांतरण हो चुका है। मेरे कहने का आशय यह है कि वह चाहे नामांतरण पंजी है या नामांतरण आदेश है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपील तैयार करनी चाहिए। अपील में आपको लिखना चाहिए, यदि आप उस प्रकरण में उत्तराधिकारी के रूप में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको उस अपील में लिखना चाहिए कि चूँकि मैं भी जो मृतक थे उनका मैं वारिस हूँ और उनके स्थान पर मेरा भी नामांतरण होना था, किंतु मौजा पटवारी महोदय के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा मेरा नाम नहीं बताते हुए और विधिवत कार्रवाई नहीं करते हुए जो है रिपोर्ट, वारिसों की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं है और मेरा नाम भी उसमें जुड़ना था। तो इस प्रकार से आप अपनी अपील को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि दान पत्र, विक्रय पत्र या विनिमय पत्र के माध्यम से यदि आपको वो भूमि प्राप्त हुई है तो आपको यह लिखना चाहिए
कि मेरे द्वारा अपील के साथ में वह दान पत्र, विक्रय पत्र या विनिमय पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यह भूमि मुझे भी प्राप्त हुई है। लेकिन नामांतरण के समय जो है अधीनस्थ न्यायालय या जो है अधीनस्थ पंचायत के द्वारा मेरा नामांतरण इस भूमि पर नहीं किया है और शेष क्रेताओं का नामांतरण या शेष भूमि प्राप्तकर्ताओं का नामांतरण इस भूमि पर कर दिया गया है। इसलिए उक्त नामांतरण को निरस्त किया जाए और अन्य क्रेताओं के साथ में या अन्य भूमि प्राप्तकर्ताओं के साथ में मेरा नाम भी इस भूमि पर नामांतरण के माध्यम से प्रमाणित किया जाए। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि धारा 5 की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपील किसी भी आदेश के विरुद्ध वर्तमान में जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार 45 दिवस के अंदर आपको पेश करनी रहती है। लेकिन जिस आदेश को आपने चुनौती दी है वह यदि काफ़ी पुराना हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आपको धारा 5 की एप्लीकेशन में यह बात लिखनी पड़ेगी कि आप किस कारण से इतने विलंब से जो है यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं और उक्त नामांतरण को, अर्थात पूर्व में जो नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय ने किया है, तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय या ग्राम पंचायत ने नामांतरण पंजी के माध्यम से किया है, उस नामांतरण को आप निरस्त करवाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने धारा 5 के आवेदन में लिखना है कि इन कारणों से मुझे उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरे द्वारा जो है अब यह अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में पहले आपके धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किया जाएगा। यदि आपके द्वारा बताया गया कारण समाधान कारक सिद्ध होता है, अर्थात यह लगता है कोर्ट को कि आपने जो कारण बताया है वह सही है, तो ऐसी स्थिति में आपका धारा 5 का आवेदन पत्र जो है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपकी अपील का जो है गुण दोषों के आधार पर निराकरण किया जा सकेगा। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।